कांग्रेस को हराने का हर संभव प्रयास कर रहे थे निर्दलीय चुनाव लड़ करके। निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव जीतना, सांसद बनना लगातार घटा। जमींदारों की रीढ़ की हड्डी टूटने लगी या फिर कमजोर होने लगी। 2024 के चुनाव में मोदी लहर कमजोर पड़ा है। उस लहर के कारण उस चुनाव में झारखंड वाले बिहार में अगर आप जाके देखेंगे 7-7 निर्दलीय उम्मीदवार एक चुनाव में जीत करके आते थे। इंदिरा गांधी की इस लड़ाई में जीत होती है। 1991 में जब ये जीते थे तो 4 सालों तक इन्हें सांसद का शपथ नहीं लेने दिया गया। इसके बाद फिर 1967 के चुनाव में भी जो एकमात्र निर्दलीय सांसद बने थे बिहार से, वो भी जमींदार ही थे। पश्चिम बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हुआ करती थी। इस चुनाव के बाद आज तक निर्दलीय सांसदों की संख्या कभी भी 12 से ज्यादा बढ़ी ही नहीं। अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं बिहार जन कांग्रेस पार्टी के नाम से, और जेडीयू ने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा। अभी तक लगभग 582 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वो भी कहने के लिए तो निर्दलीय लड़ते थे, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ये कन्हैया वाला बेगूसराय नहीं है, बल्कि ये कृष्णा शाही वाला बेगूसराय है। साल 1951 में जब देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था और साल 2024 में जब देश में आखिरी बार लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इस बीच 51 से लेकर 2024 तक अब तक कुल देश में 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। और इन 18 लोकसभा चुनावों के दौरान अब तक कुल 253 निर्दलीय उम्मीदवार सांसद बन चुके हैं। 253 लोग नहीं, बल्कि 253 निर्दलीय उम्मीदवार, यानी कि एक ही व्यक्ति अगर 2 बार जीता है तो उसको 2 बार काउंट किया गया है। और इन 253 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 11 सिर्फ हैं बिहार से, और इन 11 निर्दलीय सांसदों में से जो बिहार से हैं उसमें से 3 बार अकेले पप्पू यादव हैं। यानी कि 11 में से 3 पप्पू यादव को हटा दीजिएगा तो बचेंगे बिहार में मात्र 8 बार ऐसा हुआ है जब कोई निर्दलीय उम्मीदवार सांसद बना हो बिहार से। किसी एक लोकसभा चुनाव में जिसमें सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत करके, सारी पार्टियों को पीछे कर करके चुनाव जीत करके सांसद बने हो, संसद पहुंचे हो, वो साल था 1957। 1957 के लोकसभा चुनाव में कुल 45 निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीते थे, और उसके पहले 1951 में 40 निर्दलीय जीते थे। उसके बाद फिर 1957 के बाद लगातार इसकी संख्या घटी है। 1962 में जब आप देखिएगा तो उसमें घट करके 45 से सीधे 20 हो जाती है। उसके बाद फिर 1968 में और आपका 17 हो जाएगा, और लगातार घटता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र इसकी संख्या बचती है 4, 14 में और हो जाता है 3। तो ये लगातार इनकी संख्या निर्दलीय चुनाव जीत करके, निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव जीतना, सांसद बनना लगातार घटा है। 1951 और 1957 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा संख्या में थे, कहाँ 45, कहाँ 2019 में 4 हो गए। तो 1951 और 1957 के लोकसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार इसलिए भी जीत करके चुनाव जीत रहे थे, सांसद बन रहे थे, संसद पहुंच रहे थे, क्योंकि उस दौर में देश के अलग अलग जमींदार देश की सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के खिलाफ, यानी कि खास करके कांग्रेस के खिलाफ, उनकी जमीन और जमींदारी को खतरा समझ करके कांग्रेस को हराने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। निर्दलीय चुनाव लड़ करके कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने का संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन 1955 में देश में जमींदारी प्रथा खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे जमींदारों की रीढ़ की हड्डी टूटने लगी या फिर कमजोर होने लगी, और उनकी संख्या घटने लगी। बिहार में भी जो एकमात्र निर्दलीय सांसद लोकसभा चुनाव जीते थे 1951 से लेकर के 1970 के दशक तक, वो भी थे एक जमींदार ही, जिनका जो डुमरांव के जमींदार थे कमल सिंह, जो 1951 1957 का चुनाव जीते थे। उसके बाद फिर कभी दोबारा चुनाव नहीं जीते थे। 1967 के चुनाव में जब कांग्रेस के खिलाफ जमींदारों के पक्ष लेने वाले नेताओं ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह किया, तो इंदिरा गांधी का कांग्रेस हो गया कांग्रेस आई, और उनके खिलाफ जमींदार कैटेगरी वाला, जमींदारों को सपोर्ट करने वाला जो कांग्रेस था, वो हो गया कांग्रेस ओ। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी की जीत हुई, उनके कांग्रेस की जीत हुई है, और दूसरी वाली जो थी वो खत्म हो गई। लेकिन उस समय भी जमींदारों ने हर संभव प्रयास किया था कि इंदिरा गांधी की ताकत को या कांग्रेस की ताकत को कम किया जाए, और उस झगड़े के कारण 1967 के चुनाव में फिर आपको दिखेगा कि जो 1957 में 45 था, 1962 में घट करके 20 होता है, और 1967 में इस झगड़े का फायदा उठा करके निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या, जमींदारों की संख्या बढ़ करके हो जाती है 38।
लेकिन उसके बाद फिर सबको पता है कि इंदिरा गांधी की इस लड़ाई में जीत होती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है और कांग्रेस वो लगभग खत्म हो जाती है, जो कि जमींदारों की पार्टी हुआ करती थी, जमींदारों का उसमें पक्ष होता था। इसके बाद चुनाव जीतने के बाद जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दिया इंदिरा गांधी ने। लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, उनकी सारी जमीनों को छीना गया, उनकी प्रॉपर्टी को कम किया गया, उनका सारा पेंशन बंद किया गया और उसका असर भी आपको दिखेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये सब करने के दौरान इंदिरा गांधी जब 1971 में लोकसभा चुनाव लड़ी तो उस 1971 के लोकसभा चुनाव में मात्र 17 निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। इस चुनाव के बाद आज तक निर्दलीय सांसदों की संख्या कभी भी 12 से ज्यादा बढ़ी ही नहीं है। 1971 से 2024 के दौरान जब जब लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें से एक पार्टी या एक गठबंधन का एक तरफा जब जब लड़ रहा है, जब जब कोई लहर रहा है, तब तब निर्दलीय सांसदों की संख्या सबसे कम रही है। और जब जब किसी भी एक पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तब तब निर्दलीय सांसदों की संख्या बढ़ी है। यानी कि जब भी दो दलों के बीच में, दो गठबंधन के बीच में लोकसभा चुनाव में टक्कर ज्यादा तीखा हो, ज्यादा करीबी हुआ है, तब निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। और जब चुनाव एक तरफा रहा है तब निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या घटी है। और उसका उदाहरण आपको यहीं से मिल जाएगा। 2014 में 3 थे, टक्कर एक तरफा था। 2024 में टक्कर मिला है बीजेपी को, एनडीए को, इंडिया अलायंस की तरफ से, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ करके हो गई है 7 है। और ये आपको इतिहास में भी दिखेगा, जैसे कि उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी और इस तरह से उस लहर के कारण उस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या रह जाती है मात्र 8 है। इसी तरह से 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो कांग्रेस की लहर थी और इसके कारण, इस लहर के कारण निर्दलीय उम्मीदवारों, निर्दलीय सांसदों की संख्या घट के हो जाती है 7। 1991 में फिर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी की हत्या होने के बाद फिर कांग्रेस का लहर उस कारण से बन जाता है, 57 जो वोट मिल जाता है उन्हें, और उसके कारण निर्दलीय सांसदों की संख्या उसमें घट करके हो जाती है मात्र 3। 2014 में भी 3 ही रहेगी। इसी तरह से 2014 में जब मोदी लहर आ गया तो निर्दलीय सांसदों की संख्या घट करके हो गई 3। अब जब 2024 के चुनाव में मोदी लहर कमजोर पड़ा है या फिर एनडीए का लहर कमजोर पड़ा है तो निर्दलीय सांसदों की संख्या बढ़ करके फिर से हो गई है 7। इसी तरह से जब जब देश में किसी पार्टी या किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तब तब निर्दलीय सांसदों की संख्या बढ़ी है। उदाहरण के लिए 1989 का चुनाव देख लीजिए। 1989 के चुनाव में निर्दलीय सांसदों की संख्या बढ़ करके हो जाती है 12। क्यों? क्योंकि उस समय एक इनस्टेबल गवर्नमेंट बनी थी, 89 बनी, 91 में गिर गई क्योंकि किसी एक पार्टी को मिला ही नहीं था बहुमत। 2 प्रधानमंत्री उसी समय बन गए थे, बदल गए थे। मतलब ये है कि किसी भी देश या किसी भी प्रदेश के स्तर पर भी जाके देखेंगे तो वहां पे भी ऐसी ही है कि जब किसी एक पार्टी का दबदबा बढ़ता है वहां पे तो निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव जीतने की संख्या लगातार घट जाती है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर देखिए या फिर आप जाकर के देखिए किसी राज्य के स्तर के चुनाव पे, विधानसभा चुनाव को। उदाहरण के लिए 1960 के दशक तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हुआ करती थी। तब पश्चिम बंगाल में 7-7 निर्दलीय उम्मीदवार एक एक चुनाव में जीत करके आते थे। लेकिन एक बार जब पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों का दबदबा एक तरफा दबदबा बन गया 1971 के चुनाव के बाद, तो 2009 तक उनका दबदबा बना रहा। तो 1971 से लेकर 2009 के लोकसभा चुनाव तक वहां पे निर्दलीय एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे एक तरफा, एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरफा दबदबा रहा। लेकिन जैसे ही वहां पे 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ, ममता बनर्जी वहां पे आई, 2009 के चुनाव में एक वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार सांसद बन जाते हैं। इसी तरह से बिहार में भी आप देख लीजिए, जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तब उस समय सबसे अधिक 6 निर्दलीय सांसद बिहार से चुने गए थे। जो मैंने आपको 11 बताया वो 11 है सिर्फ बिहार का, लेकिन ये जो 6 है ये 6 है बिहार और झारखंड मिला करके। तो 1967 का जब चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, या जब बिहार विधानसभा के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार वहां पे बनने के पूरे आसार हुए थे, बन गई थी, उस समय जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 6 निर्दलीय उम्मीदवार सांसद बने थे बिहार से। ये वही दौर था जिस दौर में कांग्रेस के खिलाफ बिहार में तो
गठजोड़ हो ही रहा था, कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह हो ही रहा था। उसके साथ साथ बिहार के अंदर नक्सल आंदोलन भी तेजी से फैल रहा था। आदिवासी आंदोलन जो झारखंड का हिस्सा है वहां पे बहुत तेजी से फैल रहा था। बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार उसी समय बनी थी। बिहार के भीतर भी झारखंड वाले बिहार में अगर आप जाके देखेंगे तो पूरे इतिहास में आपको बिहार से कम और झारखंड वाले क्षेत्र से सबसे ज्यादा आपको निर्दलीय सांसद उम्मीदवार बनते हुए दिखेंगे, उम्मीदवार सांसद बनते हुए दिखेंगे। उदाहरण के लिए 1967 के चुनाव में जब बिहार से 6 निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीत करके पहुंचे थे, सांसद बने थे, तो उन 6 में से 2 सिर्फ बिहार के थे, यानी कि अभी वाला बिहार से, और 4 झारखंड के थे। और बिहार के उस 2 निर्दलीय सांसद में से उपचुनाव एक जीते थे, चुनाव जीते थे एक ही 1967 के चुनाव में। वो निर्दलीय चुनाव और कोई नहीं जीत पाया था। और वो एक निर्दलीय भी जो चुनाव जीते थे, वो चुनाव जीतने वाले कोई और नहीं बल्कि वो थे पुरी जी, नवादा के पुरी जी, जो जमींदार के बेटा थे, गया के महंत के बेटा थे। इस तरह से जब जब देश में या किसी प्रदेश में किसी भी कारण से किसी भी राज्य या किसी सरकार या किसी एक पार्टी के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ी है या बढ़ती है, तब तब निर्दलीय सांसदों की संख्या बढ़ जाती है, चाहे वो विद्रोह की भावना सरकार के प्रति हो चाहे किसी पार्टी के प्रति हो। अब थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में बिहार के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आज़ादी से लेकर के आज तक बिहार में मात्र 11 बार निर्दलीय सांसद चुनाव जीते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार सांसद का चुनाव जीते हैं, और 11 में से 3 बार अकेले पप्पू यादव जीते हैं। पप्पू यादव के नाम निर्दलीय चुनाव जीतने का एक और नेशनल रिकॉर्ड भी है, और इस रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बनने वाले पहले नेता थे कमल सिंह, जिन्हें लोग कमल बहादुर सिंह भी बोलते थे, क्योंकि वो डुमराव के जमींदार हुआ करते थे। वो आखिरी जमींदार थे डुमराव के। इन्होंने कांग्रेस को 1951 में पहले चुनाव हराया और फिर दोबारा उन्होंने 1957 में कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव हराया था अपने ही क्षेत्र से। लेकिन 1962 का चुनाव ये हार गए थे। इसके बाद फिर 1967 के चुनाव में भी जो एकमात्र निर्दलीय सांसद बने थे बिहार से, वो भी जमींदार ही थे, जमींदार परिवार से आते थे। 1967 के लोकसभा चुनाव में नवादा लोकसभा क्षेत्र से MSPN पुरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार GP सिन्हा को चुनाव हराया था, लेकिन अगले चुनाव में वो भी हार गए। MNS जो पुरी थे, पुरी जी, वो बुधौली के महंत के बेटा हुआ करते थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई किया था, और इनके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा पूरा डिटेल अगर इनके बारे में जानना है तो। 1968 के उपचुनाव में मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से BP मंडल ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। BP मंडल भी जमींदार के ही बेटा थे। हालांकि इस चुनाव के बाद BP मंडल कांग्रेस में चले गए और ताउम्र कांग्रेस में ही रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी से लेकर के 1970 के दशक तक बिहार में जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े और जीते, वो जीतने वाले सारे के सारे लोकसभा निर्दलीय सांसद किसी न किसी जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। बिहार में पहले गैर जमींदार परिवार से संबंध रखने वाले निर्दलीय सांसद जो किसी जमींदार परिवार से कोई संबंध नहीं रखते थे, उनका नाम था काली प्रसाद पांडे, जो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से 1984 में निर्दलीय लड़ते हुए चुनाव जीते थे। और सिर्फ चुनाव जीते ही नहीं थे बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिए थे। याद कीजिएगा कि 1984 का ये वही चुनाव है जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर थी, और उस कांग्रेस की लहर के होने के बावजूद कांग्रेस इस लोकसभा क्षेत्र से, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से, न सिर्फ चुनाव हारती है बल्कि तीसरे नंबर पर धकेल दी जाती है। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काली प्रसाद पांडे पहले कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो कांग्रेस के कार्यकर्ता से समेत सभी जितने कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें वोट दे दिया। हालांकि इसके बाद काली प्रसाद पांडे दोबारा कांग्रेस में ही चले जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में ही रहते हैं 90 के दशक तक। लेकिन कांग्रेस में रहने के बावजूद वो कई बार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक बार भी वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 1984 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद काली प्रसाद पांडे 1989, 1991 और 1996 का लोकसभा चुनाव तीनों
कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं, लेकिन तीनों बार हार जाते हैं। इसके बाद फिर 1998 में ये अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं, बिहार जन कांग्रेस पार्टी के नाम से, लेकिन उससे भी चुनाव हार जाते हैं और उसमें भी तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। इसके बाद फिर इस हार के बाद वो आरजेडी में भी गए और आरजेडी के टिकट पर 1999 का लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन वहां भी ये हार गए। फिर अगला चुनाव फिर से निर्दलीय लड़े, यानी कि 2004 का चुनाव ये फिर से निर्दलीय लड़े, लेकिन वहां भी हार गए और इस बार फिर से तीसरे नंबर पर चले गए। इसके बाद फिर 2004 के चुनाव के बाद 2008 में जब परिसीमन हुआ तो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र को दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसलिए वो यानी कि काली प्रसाद पांडे दोबारा कभी कोई चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का। इसके बाद नंबर आया जो निर्दलीय चुनाव जीतने वाले बिहार के सांसद हैं उसका, उनमें से नंबर आया पप्पू यादव जी का, जो 1991 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन उसके अगले 4 सालों तक 1991 में जब ये जीते थे तो 4 सालों तक इन्हें सांसद का शपथ नहीं लेने दिया गया। इस आरोप के साथ चुनाव आयोग में ये कंप्लेन गया, आरोप लगाया गया कि उस चुनाव में पप्पू यादव ने और बाकी लोगों ने बहुत धांधली की है, थंपिंग किया है, जिसके कारण वो चुनाव 4 सालों तक रद्द रहा और 4 साल के बाद 1995 में फिर से वहां पे उपचुनाव कराया गया और उसके बाद फिर से जब उपचुनाव हुआ तो लगभग 1 लाख वोटों से फिर से पप्पू यादव वहां पे चुनाव जीत गए थे। 4 साल के बाद यानी कि 4 साल तक पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र उस समय बिना किसी सांसद के रहा था। उस समय पटना लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहां पे भी सेम हुआ था, लेकिन वहां पे 1 साल के अंदर ही चुनाव हो गया था दोबारा, लेकिन पूर्णिया 4 साल बिना सांसद के रहा था। और उसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप जाकर के देख लीजिए अगर इस मुद्दे को सही से समझना है डिटेल में। तो यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आज़ादी से लेकर के आज तक पप्पू यादव बिहार के ही नहीं बल्कि देश के अकेले ऐसे नेता हैं जो बिना किसी राजनीतिक दल से नाता रखते हुए 3 बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते हों बिहार से के अंदर। और बिहार के अंदर इनके अलावा एकमात्र नेता जो 2 बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीते हैं वो भी जमींदार परिवार से थे, जो आपको मैंने बताया डुमरांव के कमल सिंह, जो 1951 और 1957 का चुनाव जीते थे। पप्पू यादव इस मायने में भी अतरंगी हैं कि ये एक पार्टी में रहते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़े और उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पप्पू यादव के अलावा बिहार में इस तरह का उदाहरण मात्र एक और मिलता है, जब बांका लोकसभा क्षेत्र से साल 2009 में लोकसभा चुनाव हो रहा था और उसमें जेडीयू के नेता दिग्विजय सिंह ने जेडीयू के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीते भी, लेकिन जेडीयू ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। इस तरह से इस मामले में पप्पू यादव और दिग्विजय सिंह बिहार में मात्र 2 अपवाद हैं। बाकी के नेता जो अपने पार्टी के निर्णय के खिलाफ या अपने गठबंधन के निर्णय के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते भी या हारे हो, वो सबके सब उनको पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एक्शन हुआ है। जो पार्टी से निकाल दिए गए उनके ऊपर एक्शन हुआ, लेकिन वो चुनाव जीत गए। इसमें से एक प्रमुख नाम आता है अभी जो बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव भी, उनमें नाम आता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर इन्हें टिकट नहीं दिया गया। जब टिकट नहीं मिला तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। आरजेडी के उम्मीदवार जो थे शकुनी चौधरी, जो सम्राट चौधरी के पिता थे, उनको इन्होंने तीसरे नंबर पर धकेल दिया। ऐसा ही एक उदाहरण आपको और मिलेगा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में। ये कन्हैया वाला बेगूसराय नहीं है बल्कि ये कृष्णा शाही वाला बेगूसराय है। कन्हैया वाला बेगूसराय और कृष्णा शाही वाले बेगूसराय में क्या अंतर है, इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के देख लीजिए अगर आपको समझना है तो। यहाँ सिर्फ इतना शॉर्ट में समझ लीजिए कि इस बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र को लेनिनग्राड नहीं कहा जाता है और यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 1 बार चुनाव जीती है और वो भी 1967 में। योगेंद्र शर्मा वहाँ से सांसद बने थे और योगेंद्र शर्मा के बेटे रमेंद्र कुमार भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता थे और 1980 से लेकर 1995 तक लगातार बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र जो इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर 3 बार लगातार विधायक बन चुके थे, लेकिन 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये चुनाव हार गए थे। यानी कि 1996 में अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो रमेंद्र कुमार वहां से निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर गए और जीत भी गए। इस चुनाव में सीपीआई, जिस कम्युनिस्ट पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, वो यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा थी, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट को की तरफ से सीपीआई को ये सीट बेगूसराय का नहीं दिया गया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रमेंद्र कुमार निर्दलीय चुनाव में उतर गए अपने गठबंधन के खिलाफ जाकर के।
इसी तरह से 2009 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव सिवान से जेडीयू के टिकट पर, जेडीयू का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ गए। इसके पहले वो जेडीयू के नेता रह चुके थे और सिर्फ चुनाव लड़े ही नहीं बल्कि जीत भी गए। एनडीए के उम्मीदवार को इन्होंने भी तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। इसके बाद फिर 2010 में दिग्विजय सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद बांका लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और बांका लोकसभा क्षेत्र में जब उपचुनाव हुआ तो दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ी और जेडीयू ने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा। पहले तो जेडीयू ने सोचा कि इनको टिकट दे देते हैं, जब जेडीयू से टिकट लेने से इनकार कर दिया तो जेडीयू ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार अपना उतारा ही नहीं। ये अपने आप में एक अलग तरह का उदाहरण है। इसके अलावा बिहार में ऐसे कई और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे जब पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर कई नेता अपने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते नहीं लेकिन अपने पार्टी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर जरूर धकेल दिए। उदाहरण के लिए 1971 में बेतिया में रणविजय शाही निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए लेकिन दूसरे नंबर पर रहे और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिए। इसी तरह से आज़ादी से लेकर के आज तक अभी तक लगभग 582 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं जो विजेता तो नहीं हुए, चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन उपविजेता जरूर बने, वो दूसरे नंबर पर रहे और जिस भी पार्टी से वो संबंध रखते थे या फिर जो भी बड़ी पार्टी थी उसको तीसरे नंबर पर धकेले। बिहार में ऐसे ही बहुत उदाहरण हैं जिसका यहाँ पर चर्चा करना उचित नहीं होगा और इतना समय भी नहीं है। यहाँ पर एक और चर्चा उचित होगा करना और ये चर्चा ये है कि पप्पू यादव के नाम निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है जो हमने पहले भी बताया है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में पप्पू यादव चौथे सांसद हैं जो 3 से अधिक बार निर्दलीय चुनाव लड़े हो, जीते हो। पप्पू यादव के अलावा एक आसाम की है सनसुमा खुंगूर विश्वमुर्थल, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको समझने में आपका स्क्रीन पे पढ़ लीजिए इसको। 3 बार ये सांसद बने और कानपुर से एसएम बनर्जी और बीकानेर के करनी सिंह 4 बार निर्दलीय सांसद का चुनाव जीते थे। लेकिन तीनों में अपना एक पेच है। करनी सिंह बीकानेर के राजा थे तो बड़ी आसानी से जीतते चले गए, राजा जमींदार थे, वो तो और राजा थे, निर्दलीय लड़े और जीतते चले गए। इसी तरह से एसएम बनर्जी भी कानपुर से निर्दलीय नामांकन तो करते थे लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वर्कर नेता थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी से नामांकन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि कम्युनिस्ट के नाम पर इनको वोट बहुत कम मिलता था और निर्दलीय जब लड़ते थे तो इनको ज़्यादा वोट मिलता था, इसलिए निर्दलीय लड़ते थे। एक जो सनसुमा खंगूर विश्वमूर्ति है वो भी कहने के लिए तो निर्दलीय लड़ते थे लेकिन वो 3 बार जीते हैं, पप्पू यादव के बराबरी किए हैं। लेकिन वो पृथक बोडोलैंड जो आंदोलन चल रहा था अलग राज्य बनाने के लिए, उसके क्रांतिकारी नेता थे तो उनके उस आंदोलन के कारण उन्हें वोट मिल जाता था। इस तरह से इन सभी रिकॉर्डधारी निर्दलीय सांसदों के विभिन्न पक्षों का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अपने व्यक्तित्व और अपने व्यक्तिगत औकात पर 3 बार निर्दलीय सांसद या 3 से ज़्यादा बार निर्दलीय सांसद बनने वाले पप्पू यादव अपने आप में एक इकलौता सांसद हैं और बिहार को इनके ऊपर गर्व होना चाहिए। आपको भी गर्व होना चाहिए बिहार पे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।